अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो फर्स्ट स्टेप है पीपीएससी 17 हेड नर्स की पोस्ट की प्रिपरेशन की, वो हम लेंगे। सबसे पहले हम एक इस तरह का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें 100 एमसीक्यूज नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सेम इसी तरह जैसे कि हमारा पीपीएससी का टेस्ट आने वाला है। ऐसे समझिए एक आपके लिए एक सैम्पल पेपर है जिससे आपको आइडिया होगा कि हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वन बाय वन एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। आप लोग गौर से सुनिएगा। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर्फेक्टेंट। अब सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको चाहिए कि जो उसका फोकस और मेन पॉइंट है उसको माइंड में रखना चाहिए और उसके बारे में आपको अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरफेक्टेंट के बारे में क्या ट्रू नहीं है। मींस चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में तीन ऐसी चीजें हैं जो सरफेक्टेंट के बारे में ठीक हैं और एक जो है वो ट्रू नहीं है। जो ट्रू नहीं है वो आपने सिलेक्ट करना है। अब सरफेक्टेंट है क्या? सरफेक्टेंट आपको पता होना चाहिए एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे लंग्स को टेंशन फ्री रखता है और उनकी कंप्लायंस को बढ़ाता है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। लोअर्स द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई, बिल्कुल ये काम सरफेक्टेंट करता है। इंक्रीज द कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड रिड्यूस द वर्क ऑफ द ब्रीदिंग, ये भी करता है। ऑप्शन डी में है प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई, ये भी करता है, एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। अब अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी एक इस तरह का ऑप्शन है जो कि इसमें फिट नहीं आ रहा, जो कि सरफेक्टेंट का फंक्शन नहीं है। डिक्रीजेस द कंप्लायंस ऑफ द लंग एंड रिड्यूस द वर्क ऑफ द ब्रीदिंग। देखें, बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि आपका जो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर है, जो कि सरफेक्टेंट का फंक्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। चलें अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ lymphoid टिश्यू इन द बॉडी। सिंगल मास ऑफ द lymphoid टिश्यू इन द बॉडी की बात जहां हो रही है तो उसका आंसर हमारा आता है स्प्लीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पे है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो कौन सा है? इन चारों में से हिंज जॉइंट कौन सा होगा? एल्बो जॉइंट जो है वो एक हिंज जॉइंट है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट है तो हिप कौन सा है, रिस्ट कौन सा है और एटलेंटो एक्सियल कौन सा जॉइंट है। तो ऑप्शन बी जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ऑप्शन सी जो है एलिप्सॉइडल जॉइंट है और ऑप्शन डी जो है वो पाइवोट जॉइंट है। अब जो हिंज जॉइंट है वो है एल्बो जॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है फोर। फोर में है विच अमंग द फॉलोइंग एरिया ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच। अब ये देखें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच में ब्रेन के कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं। कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं? अब स्पीच की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें अब ऑप्शन ए और बी देखने से ही क्लियर पता चल रहा है कि ऑप्शन ए और सी जो हैं वो टोटली गलत हैं। उसमें जस्ट लोब्स का जिक्र किया गया है। अब लोब्स में तो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसमें जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से फंक्शन वो प्ले कर रहे हैं ऑर्गन। अब जो दोनों लास्ट वाले ऑप्शन है सी एंड डी, उनसे हमें चूज करना है कि वो कौन सा एरिया है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच में हेल्प आउट कर रहा है।
आप ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, इन दोनों में से हमने सिलेक्ट करना है। जो वर्निक ब्रोकाज एरिया है वो कंसर्न करता है आपकी स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। ब्रोकाज एरिया कंसर्न विद द स्पीच प्रोडक्शन। जो कि वर्निक्स एरिया है उसका कंसर्न किससे होता है? कंसर्न विद comprehension of speech। comprehension of speech and interpretation is the same word। अगर हम पर comprehension और interpretation को देखें तो सिमिलर वर्ड्स हैं, तो सो जो वर्निक्स एरिया है वो हमारे इंटरप्रिटेशन में हेल्प आउट कर रहा है हमें। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन है डी। फिफ्थ में है विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। जो नॉर्मल प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है? वो है 280 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो ऑप्शन ए है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। तो ये क्या है? ये तो क्लियर हमें पता चल रहा है कि एंडेमिक है, क्योंकि इन चारों के हमें डेफिनेशंस क्लियरली आते हैं। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ में। पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड जो भी डिजीजेस हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज। और एंडेमिक का मतलब होता है डिजीज और कंडीशन caused by a medical, sorry, a disease or condition which is constantly present in a particular area। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है करेक्ट। और हाइड्रोजेनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी इस तरह की कंडीशन जो किसी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस की वजह से हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। आर्थ्रोपोड्स का आपको पता होता है, जैसे टिक्स और इस तरह की चीजें होती हैं उनको आर्थ्रोपोड, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको आर्थ्रोपोड कहते हैं। आर्थ्रोपोड की वजह से कौन सी बीमारी होती है? अगर हम इन चारों में से देखें तो क्लियर हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो आर्थ्रोपोड्स की वजह से नहीं होती। The Zale-Nielsen strain is used to identify the organism। ये भी हमें क्लियर पता है जो जेल नेल्सन है वो ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम लेप्री यानी माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करने के लिए जेल नेल्सन टेस्ट किया जाता है। इसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। जेल नेल्सन को एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। which which is the principal site of respiratory enzyme of bacteria। और जो रेस्पिरेटरी इंजाइम ऑफ बैक्टीरिया है उसका प्रिंसिपल साइट क्या है? प्रिंसिपल साइट जो है वो उसका है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट 10। Which among the following is an example of cationic surface active agent। cationic सरफेस एक्टिव एजेंट इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिट्रीमाइड। सिट्रीमाइड जो है वो एक कैटायनिक सर्फेक्टेंट है और एक एंटीसेप्टिक है। A man consumes alcohol but he teaches about the benefit of abstinence from the alcohol, the defense mechanism used। अब देखें ये हमारे यहाँ से मेंटल हेल्थ के शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि एक आदमी है जो कि खुद तो अल्कोहल यूज कर रहा है, लेकिन वो हमें उसके फायदे बता रहा है कि अगर हम अल्कोहलिज्म को छोड़ देंगे, विदड्रॉ कर देंगे, तो उसके क्या फायदे होंगे। हालांकि वो खुद तो पी रहा है, लेकिन वो हमें फायदे उसके छोड़ने के बता रहा है। तो ये क्या होगा? ये रैशनलाइजेशन
जो टर्म रैशनलाइजेशन है, इसका आंसर रैशनलाइजेशन है कि वो किसी चीज को रैशनलाइज कर रहा है ताकि उसकी जो बुरी आदत है अल्कोहल कंजम्पशन की वो कवर हो जाए। चले नेक्स्ट 12। 12 में है द नर्सिंग इंटरवेंशन दैट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर अ 73 year old woman who is having dementia is to। अब एक 73 year old वुमेन है, उसके उसको डायमेंशिया है। अब कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो कि इनअप्रोप्रिएट होगा? बाकी चारों ऑप्शन में से तीन अप्रोप्रिएट है, एक इनअप्रोप्रिएट है। अब इनअप्रोप्रिएट जो है वो कौन सा है? 12 नंबर में है सी। सी जो है वो एक इनअप्रोप्रिएट है। प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट विद हाई स्टिमुलाई। एक इन्वायरमेंट इस तरह का जो हाई स्टिमुलाई वाला, वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि लो स्टिमुलाई वाला करेंगे। यानी कि डायमेंशिया अगर उसको है तो इस तरह के स्टिमुलाई जो उसको टीज करे मेंटली, वो नहीं हम प्रोवाइड करेंगे उसको। 13 नंबर पे आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ cannabis characterized by lethargy, apathy, loss of interest, amnesia, and reduced drive। अब देखें, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें क्लियर नहीं हो रही होती कि इनका मतलब क्या है। अब जैसे कैनबिस का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको सर्च कर लूंगी सबसे पहले, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ क्लियर करके। अच्छा, तो हम आ जाते हैं दोबारा अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ दोबारा आते हैं कि कनेबीस का मतलब क्या था। कनेबीस का मतलब ये है कि ये एक ऐसे समझे हर्बल प्रोडक्ट है जो कि एक प्लांट से ड्राइव होता है, जिसको यूज करने से मूड स्विंग्स आते हैं, मूड में चेंजेस आती हैं। तो इसका आंसर क्या है? 13 का है ए मोटिवेशनल सिंड्रोम। मतलब इसका यूज जो है, जो कर रहे हैं जो लोग भी, तो उनको ये साइन सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि लेथार्जी है, एपेथी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, एमनेजिया है। तो ये सारे सिम्टम्स ए मोटिवेशनल सिंड्रोम के हैं। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। When a girl is told about the death of the mother, she shows no emotional expression, then range of effect is। अब देखें, अगर एक लड़की है जो ये बताती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके उसमें कोई भी इमोशंस नहीं रही, तो वो क्या है? तो इट्स मीन के फ्लैट है, वो फ्लैट मोड पे लग गया है वो, उसकी कोई इमोशंस नहीं है, वो इमोशनलेस है, तो इट्स मीन वो फ्लैट है। 15 नंबर में क्या आएगा? आ टीचर प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट यूजिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड एंड दस द लर्नर डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन। अब अगर एक टीचर है, वो इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वेज यूज कर रहा है
एक सब्जेक्ट को, ताकि पॉजिटिव उसका एटीट्यूड है वो डेवलप हो। तो वो किस चीज की एग्जाम्पल है? वो है क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जाम्पल। 16 में क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, इफ अ पर्सन exhibits homosexuality, the fixation has occurred in developmental stages। अब उन्होंने पूछा कि अगर सिग्मार्ड फ्रेड की हम स्टेजेस देखें, हमें पता है सिग्मार्ड फ्रेड की जो स्टेजेस दी हुई हैं ये चारों, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ये जेनिटल स्टेज, फेलिक स्टेज, ये सारी सिग्मार्ड फ्रेड की हैं। अगर हम फिक्सेशन की बात हो रही है तो फिर वो कौन सी स्टेज में होगी? तो वो फेलिक स्टेज में होगी। A client is aware of the adverse effect of smoking, but he continues the habit here he is having। अगर एक बंदा अवेयर भी है स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे, लेकिन फिर भी वो जो है वो कंटिन्यूली स्मोक कर रहा है, तो उसका आंसर होगा कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव डिसोनेंस का जो है मतलब वो ये है कि ये इस तरह की मेंटल डिस्कम्फर्ट है, the mental discomfort that occur when someone holds conflicting behavior, attitude or actions। मतलब वो अपना जो conflicting behavior और action है उसको होल्ड करके रखता है, वो छोड़ता नहीं है। उसको कहते हैं डिसोनेंस। और जो कोग्निटिव कॉन्सोनेंस है ये उसका अपोजिट है। इसका मतलब ये है क्या, स्टेट ऑफ माइंड वेयर अ पर्सन इज conscious knowledge, attitude, and aware are in harmony with their unconscious emotional or innate beliefs। मतलब वो अलाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसके साइड इफेक्ट्स उसको पता थे तो वो छोड़ देता स्मोकिंग करना, तो फिर वो उसका कोग्निटिव कॉन्सोनेंस होता। अब वो उसको पता भी है उसके साइड इफेक्ट्स का, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा उस बिहेवियर को, तो ये कोग्निटिव डिसोनेंस है। नेक्स्ट 18 पे आ जाते हैं। A person has good knowledge about his own emotions and is often involved in self-reflection। According to Howard Gardner, he seems to have predominantly। अब हमें पता है कि जो गार्डनर है उसने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। अब वो उसी बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं गार्डनर ने, जो इन इमोशंस की बेस पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बेस पे जो इंटेलिजेंस बताई थी, तो वो क्या है? मतलब कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो ये डेफिनेशन में दी हुई है? अ पर्सन हैज गुड नॉलेज अबाउट हिज ओन इमोशन, मतलब अपने इमोशन के बारे में उसको अच्छा नॉलेज है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है, उसे पता है कि मैंने खुद किस तरह अपने इमोशंस पे सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी? तो वो इंटेलिजेंस होगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब उसको अपने बारे में खुद को पता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मोटिव? सेकेंडरी मोटिव की एग्जाम्पल क्या है? तो एफिलिएशन मोटिव जो है वो सेकेंडरी मोटिव है। मतलब सेकेंडरी से जो इमोशनल हमारे, सॉरी, जो हमारे सोशल मोटिव्स होते हैं या हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, वो हमारे एफिलिएशन मोटिव में आते हैं। 20 नंबर पे आएगा, प्रोविजन ऑफ एंटीनेटल केयर टू मदर इन इज अ मेजर फॉर प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। दिस अप्रोच इज, अगर एक मदर है उसको हम एंटीनेटल में उसकी मेंटल हेल्थ को मैयर कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है? तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, हम प्रिवेंट कर रहे हैं प्राइमरी। The nursing intervention that would be inappropriate for the client who is severely withdrawn। अगर सीवियरली एक पेशेंट ने विथड्रॉन किया है तो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन सा होगा नर्स का उसके लिए? तो हमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन टू द पेशेंट्स हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, टू पर्सन ऑफ डिफरेंट
country desire to marry and they learn own culture as well as other group culture. This type of socialization is referred to, मतलब दो लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, डिफरेंट कल्चर्स के हैं, लेकिन हर किसी को अपने कल्चर के बारे में अच्छे से पता होगा और अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे के कल्चर का भी उसको पता होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही, शादी के पहले से ही वो एक दूसरे को जान गए। When interaction between people occur, usually they will be integration of attitude and goals, but this process of assimilation is hindered by इंटरेक्शन हो रही है लोगों के दरमियान, ठीक है, एटीट्यूड और गोल्स की। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है वो हिंडर कौन सी चीज करता है? तो डोमिनेंस जो है इसको हिंडर करता है। फॉर एग्जांपल कुछ कुलीग्स हैं, तो वो आपस में इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हिंडर कौन करता है? डोमिनेंस करता है। जाहिर है जो डोमिनेंट बंदा होता है तो फिर वही आगे जाने की कोशिश करता है, बाकियों को नहीं जाने देता। The child learns and achieves competence in his culture and internalize them. This process is known as, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एनकल्चराइजेशन। अपने ही कल्चर को अच्छे से वो समझता है और वो कॉम्पिटेंस हो जाता है और इंटरनलाइज कर लेता है अपने कल्चर के बारे में, तो वो है एनकल्चराइजेशन। When given a proverb, an apple a day keeps the doctor away. The client replies that if we have apple, doctor will not come. This type of thinking is, तो ये क्या है? ये होगी कंक्रीट थिंकिंग। मतलब उस ऑब्जेक्ट को माइंड में रख के, कंक्रीट का मतलब यही होता है ना कि फिजिकल ऑब्जेक्ट को रख के ही देखना, फिजिकली उस चीज को परखना। और जो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो हमारी जस्ट कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, जो हम क्रिटिकली थिंक कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोवर्ब है कि एक जो है सेब डॉक्टर को जो है वो दूर रखता है, ठीक है। तो दूसरा बंदा उसको ट्रांसलेट करके ऐसे समझे बता रहा है कि एक सेब जो है, अगर हमारे पास सेब होंगे तो डॉक्टर हमारे पास नहीं आएगा। तो उसको फिजिकली कंक्रीट थिंकिंग में बता रहा है। A female present with the sudden onset of paralysis of the upper extremity. Detailed physical examination does not reveal any neurological or medical condition. The nurse should suspect this is a case of, मतलब एक फीमेल है जो कि सडनली उसको पैरालिसिस हो गया है, लेकिन उसका जो कोई न्यूरोलॉजिकल या फिजिकल या मेडिकल कोई भी उसका कोई डिफेक्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर्स हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर का मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं हम, आल्सो नोन एज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द वर्किंग फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप द पेशेंट एग्जिबिट्स irrational behavior and remains silent during the conversation. दिस इंडिकेट दैट ही इज शोइंग ड्यूरिंग, यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की अगर हम बात देखें तो एक पेशेंट इरेशनल बिहेवियर शो कर रहा है और वो साइलेंटली बैठा हुआ है, कन्वर्सेशन के दरमियान कोई जवाब नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है वो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। Which lobe of brain is responsible for causing illusion and auditory hallucination? कौन सा जो लोब है वो हमारे ब्रेन का illusions और hallucination का रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो कौन सा है हमारा? वो है टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब अगर यहाँ पे हम देखें ना, फोकस जो है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन पे होना चाहिए, और हमें पता है कि जो हमारा टेम्पोरल लोब है उसमें जो हमारा ऑडिटरी रेगुलेशन है वो टेम्पोरल लोब करता है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में भी टेम्पोरल लोब आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 29 में है, विच गिविंग केयर टू क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग अ माइल्ड लेवल ऑफ acute anxiety the inappropriate nursing intervention is?
अगर माइल्ड लेवल एंजाइटी है, एक्यूट एंजाइटी है, तो इनअप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इसमें कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन सी, क्लोजिंग ऑफ द आउटलेट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लोजिंग ऑफ द आउटलेट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन बंद कर देना, क्लोज कर देना, तो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है नर्स का। बाकी तीनों जो है वो अप्रोप्रिएट हैं। When communicating with a client experiencing hallucination, the appropriate nursing intervention is during an hallucination जो appropriate nursing intervention होगी तो वो कौन सी होगी? Ask the patient directly about the hallucination। जो है पेशेंट से हम डायरेक्टली hallucination के बारे में पूछेंगे कि आपको क्या नजर आया है। द नर्व दैट हेल्प इन द लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई इज, जो नर्व लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करे वो हमारा, हमें पता है कि क्रेनियल नर्व सिक्स्थ है, और क्रेनियल नर्व सिक्स्थ हमारा एब्ड्यूसेंस है। द बेस्ट पोजीशन इन डिटेक्टिंग द मर्मर ऑफ हार्ट इज, हार्ट के जो मर्मर है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो पोजीशन बेस्ट बनाई जाती है वो है लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। The temperature which is the maximum vasoconstriction occur while, जो टेम्परेचर मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रक्शन अप्लाई करता है वो कौन सा है? while applying cold, जब हम कोल्ड कोई भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो कौन सा टेम्परेचर है जो वेजोकंस्ट्रक्शन काज करता है? तो वो है 10, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर ये है जो मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रक्शन काज करता है। अगर हम फॉरेनहाइट में देखें तो 1550 फॉरेनहाइट होगा और 10 सेंटीग्रेड होगा। Which among the following statement is incorrect while assessing fluid volume deficit? Fluid volume deficit अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट होगी। डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक्सीडिंग 10 mmHg ऑफ फॉर laying टू सिटिंग पोजीशन, तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है। The best site for assessing the tissue turgor is, दो टिश्यू टर्गर को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो बेस्ट साइट कौन सा होगा? आपका फोर आर्म होगा जिसपे आप टिश्यू टर्गर चेक कर रहे होंगे। ऑप्शन बी इसका आंसर है। स्टेज 3 प्रेशर अल्सर इज मैनिफेस्टेड एज, जो स्टेज 3 प्रेशर अल्सर है उसको हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? 36 का है बी एन ओपन लीजन विथ फुल थिकनेस टिश्यू लॉस एंड विजिबल सबक्यूटेनियस। अगर अब आप गौर करें अगर एमसीक्यूज की, अब मेंटल हेल्थ के एमसीक्यू खत्म हो गए, अब हमारे नर्सिंग जो प्रैक्टिकल एफओएन के हैं या क्रिटिकल केयर नर्सिंग के हैं उसके एमसीक्यू ये आ रहे हैं। तो ये 36 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो है 37, the best position in assessing the blood pressure in lower extremities। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में असेस कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को तो कौन सी पोजीशन जो है वो बेस्ट होगी? उसका आंसर है ए, सुपाइन पोजीशन विद एक्सटेंडेड नीज। नीज को एक्सटेंड करके सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे पेशेंट को, नीज को एक्सटेंड करके फिर हम लोअर एक्सट्रीमिटी पे बीपी चेक करेंगे। 38, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज इनकरेक्ट व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन? कौन सा ऐसा अमल है जो कि इनकरेक्ट है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं? तो 38 में जो आता है वो ऑप्शन है डी, असेस फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 15 मिनट आफ्टर द इन्फ्यूजन स्टार्टेड। अब ये देखिए ना कैसे, क्यों ये गलत है, क्योंकि वो कहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद 15 मिनट बाद आपने पेशेंट को असेस करना है। भाई उस 15 मिनट में कोई रिएक्शन हो जाए और पेशेंट लुढ़क जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी तीनों जो है वो ठीक है। तो इसका आंसर ये है, उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। 39, 39 में क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया? अब हाइपोमैग्नीसीमिया का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है ऑप्शन ए, न्यूरोमस्कुलरिटी होगी, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, हाइपरटेंशन होगी और मूड चेंजेस होंगे। Which among the following statement is incorrect while administering ऑयल रिटेंशन अनीमा? अब ऑयल रिटेंशन अनीमा हम दे रहे हैं तो एक कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, गलत वाला वो पूछ रहे हैं। तो तीन ऐसे हैं वो ठीक है, हमने गलत वाला चूज करना है। तो गलत वाला जो होगा
वो है ऑप्शन बी, अ स्मॉल रेक्टल ट्यूब इज यूज्ड इन ऑयल रिटेंशन एनीमिया। ये याद रखना है कि ऑयल रिटेंशन एनीमिया में हम स्मॉल नहीं लार्ज रेक्टल ट्यूब यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। मेज प्रोसीजर इज डन फॉर, जो मेज प्रोसीजर है वो किसके लिए होता है, वो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि मेज मेज जो प्रोसीजर है वो क्या है। ये एक कार्डियक सर्जरी होती है जो कि ट्रीट करता है स्कार टिश्यूज को इन अपर चैम्बर, यानी एट्रिया में जो स्कार टिश्यूज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये एक सर्जरी है, ताकि जो एक्स्ट्रा उसकी पल्सेस जनरेट हो रही हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, जो पल्सेस एक्स्ट्रा जनरेट हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल जो है हार्ट की एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करने के लिए सर्जरी की जाती है। तो उसका नाम है ये मेज प्रोसीजर। 42 में क्या आएगा, द कंडीशन इन विच द लाइनिंग ऑफ एसोफेजियल म्यूकोजा इज अल्टर्ड इज कॉल्ड, जो म्यूकोजा एसोफेजियल की अल्टर्ड होती है उसको बेरेटफेगस एसोफेगस कहते हैं, बेरेट्स एसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट है द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द ब्रांच ऑफ मेडिकल प्लांटर नर्व बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ टो काज। अगर एक्सेसिव प्रेशर की वजह से मीडियल प्लांटर नर्व जो है वो थर्ड और फोर्थ टो की कंप्रेस हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है उस पे, तो उसकी वजह से जो भी टो की एबनॉर्मलिटी होगी उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे मोर्टन न्यूरोमा, मोर्टन न्यूरोमा। A patient is prepared for intravesical administration of BCG. The nurse should advise the following measure to the patient except 44 में आता है आपका fluid restriction for 4 hours before the procedure। अब जो बीसीजी प्रोसीजर है, बीसीजी प्रोसीजर जो है वो कार्सिनोमा में आई थिंक देते हैं, जो कि जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो नहीं वाली क्या है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन फॉर 4 hours बिफोर द प्रोसीजर। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हम नहीं करते, बल्कि उसको कहते हैं कि आप फ्लूइड लो। Next 45, the ECG finding is hypercalcemia is hypercalcemia में ECG finding जो है वो किस तरह की होगी, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल होगा और नैरो टी वेव होगा। इस तरह के का भी मस्ट एक एमसीक्यू आता होता है कि भी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है, इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से ईसीजी में क्या चेंजेस आती हैं। मोस्टली हाइपर कैल्सीमिया का भी पूछ सकते हैं, हाइपोकैलीमिया का भी पूछते हैं। तो अब यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया का पूछा हुआ है, तो ये क्या होगा, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल एंड नैरो टी वेव। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द स्किन कैंसर इज, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो हमें पता है कि बेसल सेल कार्सिनोमा है स्किन का, ऑप्शन ए इसका ठीक है। A light gray ring around the iris due to deposition of cholesterol is, अब आयरन जो ग्रीन लाइट ग्रे रिंग है जो कि आयरन डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सॉरी आयरस में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से ग्रे रिंग सा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एर्कस स्नेलस। एर्कस स्नेलस जो है वो ग्रे रिंग है। सेम इसी तरह अगर हम बाकियों की डेफिनेशन देखें, जेंथलास्मा जो है वो क्या है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन टिपिकली आईलिड ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये देखिए ये स्किन की येलोनेस है, वो आयरस में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से ग्रे रिंग बन रहा था। और जेंथोक्रोमिया की बात अगर हम करें तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन की वजह से येलो हो जाता है और इंडिकेट करता है कि सब ऑर्गेनाइड हेमरेज हो रही है। ये जेंथोक्रोमिया की डेफिनेशन है। अगर हम एरकस जुवेनाइल देखें तो ये क्या है, रिंग शेप डेपोजिशन ऑफ लिपिड है इन कॉर्निया इन यंग अडल्ट्स। अब अगर देखिए ना, ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं कि अर्कस जुवेनाइलिस और अर्कस सीनालिस। अब सीनालिस जहाँ पे आ रहा है तो इट्स मीन के ओल्ड पीपल्स
और जेवेनाइल का मतलब, जुवेनाइल जहाँ पे आ रहा है तो इट्स मीन कि अडल्ट पीपल हो, जो है ना वो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन अकमुलेशन हो रही है। लेकिन लेकिन जो आर्कियस सिनाइल सिनाइल है उसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल की अकमुलेशन होगी, जबकि आर्कियस जुवेनाइल में ये होगा कि जरूरी नहीं है कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, वो दूसरे लिपिड्स की किसी भी टाइप की वजह से भी हो सकता है, और फिर अडल्ट एज में होता है। तो ग्रे रिंग वाला जो आंसर है वो है आंसर डी। ट्रेकोस्टमी इज अ सर्जिकल ओपनिंग मेड बिटवीन, जब ट्रेकोस्टमी की जाती है तो वो किसके दरमियान की जाती है, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के दरमियान की जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है? तो कंट्राइंडिकेटेड जो है वो होगा रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में उसको मस्ट वेंटिलेटर पे डालना होता है और इंटुबेशन करनी होती है उसकी, पेशेंट की, वो उसमें नॉन इन्वेसिव से काम नहीं चलता। 50 में आता है कोलेस्टीटोमा इज, कोलेस्टोमा क्या है? तो कोलेस्टोमा जो है वो सिस्ट इन मिडल ईयर होता है। ये मिडल ईयर में जो सिस्ट है उसको कहते हैं कोलेस्टिटोमा। अब आई थिंक ये 50 एमसीक्यूज बहुत हैं, जो नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं बाकी ऑप्शंस में, वो अब आपका असाइनमेंट हो गया कि आपने वो भी मस्ट देखने हैं, कि जो एक एक आंसर हमने पढ़ा है बाकी जो हैं उनके मीनिंग्स भी आपको आने चाहिए। इसी तरह ही आपका नॉलेज गेन होगा। ये नहीं होगा कि हमने एक एक ऑप्शन हम पढ़ते गए और बाकी ऑप्शंस का हमें पता ही ना हो कि उनका मतलब क्या है। तो ऐसे तो एमसीक्यू नहीं याद रहते, फिर तो हमें भूल जाते हैं जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको बाकी ऑप्शंस की मीनिंग्स का भी पता होना चाहिए। चलें, इसका नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।